नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर में मैं मनीष पाल तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे, आपका और अपनों का बिल्कुल बेहतरीन तरीके से ध्यान रख रहे होंगे, अपनी सुरक्षा कर रहे होंगे और आपके अपने परिवार लर्न एंड शेयर के साथ जी जान लगाकर अपने उज्जवल भविष्य के लिए मेहनत कर रहे होंगे। और इसी प्रकार से बच्चों आप मेहनत करते रहिएगा। तो आज फिर से एक बार सामाजिक विज्ञान का डर निकालने के लिए एक नया वीडियो में आप लोगों के बीच में लेकर आ चुका हूं। पिछले वीडियो से हमने संघवाद शुरू कर दिया था, अध्याय 2 शुरू कर दिया था, बिल्कुल नए जोश, नई उम्मीद और नए तरीकों से और बेहतरीन पीपीटीओ के साथ हम लोग शुरुआत कर चुके थे। और आज उसी अध्याय 2 का जो लेक्चर 2 है वो है मेरे प्यारे बच्चों। आज के लेक्चर में क्या पढ़ने जा रहे हैं वो हम जानेंगे। पर बच्चों, जानने से पहले, शुरू करने से पहले, अपने आप में विश्वास बढ़ने से पहले और जो हमारे अंदर डर बैठा हो उस पर हल्ला बोलने के लिए हमें 2 लाइनें कहनी पड़ेंगी। और वो 2 लाइनें क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि बोलिएगा कि अब हम हो चुके हैं तैयार और अब हमें होने वाला है सामाजिक विज्ञान से प्यार। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हो जाओ तैयार, अब आपको होने वाला है सामाजिक विज्ञान से प्यार मेरे बच्चों। तो आज हम शुरू करते हैं संघवाद का लेक्चर 2। आज हम क्या पढ़ेंगे? हमने लास्ट वीडियो में देखा कि संघवाद क्या है, भारत में कौन सी व्यवस्था है और भारत एकात्मक है, संघीय व्यवस्था है। फिर हमने आखिरी में आके देखा कि बाबा साहब अंबेडकर ने बोला है कि भारत एक संघीय देश है, तो हमने मान लिया भारत एक संघीय देश है, ठीक है। परंतु फिर भी कुछ गुण एकात्मक के हैं और कुछ संघीय व्यवस्था के हैं। हमने कुछ ताकत केंद्र सरकार को ज्यादा दी है और क्यों दी है वो के एम मुंशी साहब से हमने सुन लिया था, उन्होंने क्या कहा था। तो ऐसे करके हम पहले वीडियो में बिल्कुल संघवाद को सब बिल्कुल बारीकी से और उसका बिल्कुल आधार समझ चुके हैं। अब आज क्या है, जब हम संघवाद के बारे में जान चुके हैं तो अब आज संघवाद की विशेषताओं को जानेंगे कि संघवाद में ऐसी क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है मेरे बच्चों। परंतु मेरे प्यारे बच्चों, ये जो पढ़ने से पहले है ना, पढ़ने से पहले हमें एक शब्द को क्लियर करना पड़ता है। और वो शब्द क्या है? बिल्कुल ऐसा है कि वायरस की तरह है, वो अगर बीच में आ गया ना तो क्या दिमाग को खराब कर देता है। इसलिए हम उसको पहले ही उसको क्या है, सुरक्षा देके, बिल्कुल उसको समझ के अपने आप को ठीक करके ही आगे बढ़ते हैं। तो आज का अध्याय हम लोग शुरू करते हैं। संघीय व्यवस्था की विशेषताओं में सबसे पहले जो हमारा शब्दकोश में, ठीक है, जो शब्द है, जो हमारा वायरस है, उसकी जो वैक्सीन अब हम लोग देने जा रहे हैं वो है अधिकार क्षेत्र। अधिकार क्षेत्र मतलब क्या होता है? देखो, शब्द को नाम से समझने की कोशिश करो। अधिकार क्षेत्र ऐसा क्षेत्र जहां पे किसी का क्या हो, अधिकार हो, ठीक है। आज जैसे मान लो हमारा घर है, मेरा घर है, उस घर पे किसका अधिकार है? जहां तक वो घर फैला हुआ है किसका अधिकार है? हम लोगों का अधिकार है और दूसरा तो उस पर अधिकार जमा नहीं सकता। तो वो क्षेत्र किसके अधिकार में? हमारे क्षेत्र के अधिकार में, हमारे अधिकार में, ठीक है। उसमें जो भी फैसला लेना होगा वो हम लोग लेंगे। तो ये क्या होता है? अधिकार क्षेत्र ऐसी जगह जहां पे क्या हो, किसी का अधिकार हो। इसे और भी बारीकी से हम परिभाषा से समझेंगे। आ जाओ। ऐसा दायरा क्या होता है? लिमिट होती है, ठीक है भाई। हर जगह आप अपनी अधिकार नहीं जमा सकते, तो कुछ तो लिमिट होगी, उस लिमिट तक ही क्या करोगे, आप अपना अधिकार जमाओगे। ऐसा दायरा जिस पर किसी का वैधानिक अधिकार हो। वैधानिक अधिकार का मतलब क्या है? कानूनी रूप से अधिकार हो। कोई चीज इलीगल नहीं होनी चाहिए, लीगल होनी चाहिए। आज जैसे हमारा घर है तो उस पर हमारा कानूनी रूप से क्या है, अधिकार है कि भाई ये घर इनके नाम पर है और इस घर से जुड़े हुए कोई भी फैसला वो ये लेंगे। तो वो क्या है? कानूनी अधिकार है हमारा, कानूनी अधिकारों। ये दायरा भौगोलिक सीमा के अंतर्गत परिभाषित होता है। भौगोलिक सीमा क्या होता है? फिजिकल बाउंड्रीज, ठीक है। तो भाई हमारे घर की जो भौगोलिक सीमा है वो एक लिमिट तक ही तो फैली हुई है, पूर्व से लेके पश्चिम तक और उत्तर से लेके दक्षिण तक। इस प्रकार से क्या है, हमारे एक सीमा है बिल्कुल। तो ये भौगोलिक सीमा भी है। अथवा इसके अंतर्गत कुछ विषयों को भी रखा गया है और उसके अंदर क्या कुछ ऐसे विषय रखे जाते हैं, ऐसे कुछ मुद्दे रखे जाते हैं जिन पर सिर्फ वही लोग काम कर सकते हैं। ये क्या था? एक आम उदाहरण था। अब जैसे मान लो मैं आपको राजनीतिक उदाहरण देता हूं, जैसे कि क्या है, अपन उत्तर प्रदेश का उदाहरण लेते हैं। कहां का? उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में आज जितनी भी उनकी जो क्षेत्र सीमा है उत्तर प्रदेश की, उस पर वैधानिक अधिकार किसका है? आज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का है। किसका? योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का है। किसकी? भौगोलिक सीमा। कहां की भौगोलिक सीमा? सिर्फ उत्तर प्रदेश तक की। उत्तर प्रदेश से बाहर उनकी कोई नहीं मानेगा, पर उत्तर प्रदेश में सबको माननी पड़ेगी। और उसके अलावा क्या है, कुछ विषय भी रखे गए, ऐसे विषय जिन पे क्या है, उनकी मानी जाए, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के लोग हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर किसका अधिकार है? वहां की उत्तर प्रदेश की सरकार का है। और अभी वहां की सरकार में मुखिया कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। तो अधिकार क्षेत्र का मतलब यही होता है कि एक ऐसी भौगोलिक सीमा तक क्या हो, किसी का अधिकार हो, कानूनी अधिकार हो और उसमें कुछ विषय हो जिस पर वो काम कर सकते हो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक एक विशेषताओं को बहुत बारीकी से और बहुत बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे।
सबसे पहला, यहां सरकार दो या दो से अधिक स्तरों वाली होती है। संघवाद का या संघीय शासन व्यवस्था का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर या सबसे महत्वपूर्ण विशेषता अगर कोई वो है तो वो यही है कि यहाँ पे क्या दो या दो से अधिक सरकारों का स्तर होगा। एक सरकार का स्तर होगा तो वो तो एकात्मक शासन व्यवस्था हो जाएगी, तो एक से तो ज्यादा होनी चाहिए, और एक से ज्यादा कितना, दो या दो से अधिक हो तो उसे संघीय शासन व्यवस्था बोलेंगे। और दो कम से कम कौन सी होती है, या तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार। ये दो तो कम से कम आपको हर संघीय देश में मिलेगी। जहां पे संघीय शासन व्यवस्था है वहां पे दो तो मिलेगी, परंतु कुछ जगह क्या है, स्थानीय सरकारें भी देखने को मिलती है। जैसे भारत में पंचायत है, ठीक है, म्युनिसिपालिटी की सरकार है। ये जो सरकारें हैं ये अलग प्रकार से देखनी पड़ती है, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। पर मुख्यतः हर देश में जहां पर संघीय शासन व्यवस्था है वहां पर दो सरकारें तो मिलेगी ही मिलेगी, वो एक केंद्र की और एक राज्य की। विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित करते हैं, इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है। अब देखो मेरी बात सुनो, विभिन्न स्तरों के सरकारों के अधिकार क्षेत्र। अब जो विभिन्न स्तर कौन से भाई, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। केंद्र सरकार के क्या क्या अधिकार क्षेत्र है, मतलब उनकी भौगोलिक सीमा का है। भौगोलिक सीमा केंद्र सरकार की पूरे देश की रहेगी, और उनके अंदर कुछ विषय दिए गए, वो किन किन विषयों पे काम करेंगे, वो किन किन चीजों पे कानून बनाएंगे, ये बात कहां लिखी हुई है, संविधान में लिखी हुई है। उत्तर प्रदेश की सरकार की भौगोलिक सीमा कहां तक है, ठीक है, और वो किन किन विषयों पे कानून बनाएगी, वो संविधान में लिखा हुआ है। राजस्थान की भौगोलिक सीमा कितनी है, वो किन किन विषयों पे कानून बनाएगी, वो संविधान में लिखा है। तो संविधान में क्या लिखा है कि जो सरकारों के स्तर है, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, या उसके अलावा तीसरी स्थानीय सरकार भी बनेगी, उसके भी क्या है, अधिकार क्षेत्र साफ साफ लिखे गए, स्पष्ट रूप से लिखे गए हैं। और क्या कहा गया है कि इसलिए संविधान सरकार हर स्तर के अस्तित्व, मतलब हर सरकार है उसका अस्तित्व, मतलब उसके ऊपर किसी प्रकार कोई आंच नहीं है, वो अपना काम आराम से कर पाए, उसकी जो आइडेंटिटी, उसकी जो पहचान है वो बनी रहे। और उसकी प्राधिकार का मतलब क्या होता है, ऑथोरिटी, ठीक है भाई, एक ऑथोरिटी होती है, मेन ऑथोरिटी जो जवाब दे सके, तो वो ऑथोरिटी कौन होती है, सरकार होती है। तो उनकी भी क्या है, गारंटी और सुरक्षा दे रहा है, कौन दे रहा है, संविधान दे रहा है। संविधान ने साफ साफ बता रखा है ये काम केंद्र सरकार करेगी, ये राज्य सरकार करेगी, दोनों अपने अपने अस्तित्व के लिए काम करें, और कोई किसी के बीच में, दोनों में से एक दूसरे के बीच में नहीं बोलेंगे। इससे क्या करा, उनके कामों को संविधान ने सुरक्षा दे दी, और सुरक्षा की 100% गारंटी दे दी बच्चों, ठीक है। तो यहां तक की बात आपको समझ आए कि दो या दो से अधिक वाली सरकार होनी चाहिए, और उनके कामों को कौन बता रहा है, हमारा भारत का संविधान बता रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, बहुत महत्वपूर्ण, नागरिक समूह पर शासन करती है, पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। देखो अब मेरे प्यारे बच्चों मेरी बात सुनो, देखो हम क्या है, एक इस चित्र से समझने की कोशिश करते हैं। ये जो लोग इस चित्र में आपको दिख रहे हैं, ये मान लो ये बिहार के लोग हैं, तो ये बिहार के लोग हैं तो हम इनको बिहारी बोल सकते हैं, ठीक है। मानो ये बिहार के लोग हैं और ये बैठे बैठे कुछ बात कर रहे हैं। अब ये क्या बात कर रहे हैं, सुनो। इन्होंने बोला हम नीतीश जी की सुनेंगे क्या, तो नीतीश जी कौन है, नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री है। तो अब ये पूछ रहे क्या नीतीश जी की सुननी पड़ेगी, नीतीश जी की सरकार कोई कानून बनाएगी तो क्या वो बात माननी पड़ेगी, तो भाई नीतीश जी आए, बोले हाँ भाई माननी पड़ेगी। बोले क्यों माननी पड़ेगी, बोले क्योंकि तुम बिहारी हो, तुम बिहार में रहते हो, इसलिए तुम बिहारी हो, और हर बिहारी को मेरी बात माननी पड़ेगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैं इस जो क्षेत्र सीमा है, बिहार की जो क्षेत्र सीमा है, उसका जो अधिकार क्षेत्र है वो मेरी सरकार के पास है, और सरकार का मुखिया कौन है, मैं हूं, इसलिए क्या करना पड़ेगा, तुम्हें मेरी बात माननी है। अब क्या हुआ, ये बात इसने पूछी कि नीतीश जी की बात माननी पड़ेगी। फिर दूसरे ने क्या बोला वो भी सुन। दूसरे ने बोला अरे भाई नीतीश जी की तो मान लेंगे, चलो ठीक है ये बात भी, पर क्या मोदी जी की भी माननी पड़ेगी क्या मोदी जी को भी हम सुनेंगे क्या। तो फिर मोदी जी आ गए। मोदी जी बोले क्यों नहीं सुनोगे यार, तुम तो भारतीय हो, पहले तो भारतीय है ना हम सब, तो पहले भारतीय हो, तो भारतीय होने के नाते मेरी तो सुनोगे। मेरी तो जो क्षेत्र सीमा है, अधिकार क्षेत्र है, वो पूरे देश के लिए है, और पूरे देश में तो बिहार भी आता है, तो तुम भी तो सुनोगे। अब एक बात यहां से जो मैं समझाना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों, वो ये समझाना चाहता हूं कि बिहार की सरकार है वो भी इसी समूह के लिए काम कर रही है, इन्हीं नागरिकों के लिए काम कर रही है, और जो देश की सरकार है वो भी इन्हीं नागरिकों के लिए काम कर रही है। मतलब क्या है कि जो सरकार है उनका नागरिक समूह है वो क्या है, एक ही है। क्या बोला इन्होंने, अलग अलग स्तर की सरकार एक ही नागरिक समूह पर, ये नागरिक समूह एक ही है, पर राज्य सरकार भी इन्हीं के लिए काम कर रही है और देश की सरकार भी इन्हीं के लिए काम कर रही है। तो एक ही नागरिक समूह पे क्या है, दोनों सरकारें काम करती है। पर कानून बनाने, अब जो बिहार की सरकार कानून बनाएगी वो सिर्फ बिहार के लोग मानेंगे, राजस्थान वाले नहीं मानेंगे, ठीक है, उत्तर प्रदेश वाले नहीं मानेंगे। तो कानून बनाने का जो है वो इनका अलग होता है। कर वसूलने, कर क्या होता है, टैक्स,
किन किन चीजों पे टैक्स वसूला जाएगा, ठीक है, केंद्र सरकार किन चीजों पे टैक्स लेगी और राज्य की सरकार किन किन चीजों पे टैक्स लेगी, और जो टैक्स जनता दे रही है उस टैक्स का कितना हिस्सा राज्य के पास जाता है और कितना केंद्र के पास जाता है। ये दोनों मुद्दे इनके अलग अलग होते हैं। और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है, और कहां कहां उनका प्रशासन, उनका राज कहां कहां चलेगा, कौन कौन से क्षेत्र में चलेगा, किन किन लोगों को बात माननी पड़ेगी, ये सब के जो क्षेत्र है वो अलग है, पर दोनों सरकारें एक ही नागरिक समूह के लिए काम कर रही है। बच्चों, आई बात समझ में? मतलब ये उदाहरण दिया है बिहार का कि बिहार की सरकार भी बिहार के लोगों के लिए काम कर रही है। जो बिहार की सरकार है वो राज्य सरकार है, इनका स्तर दूसरा है, और केंद्र सरकार है वो भी बिहार के लोगों के लिए काम कर रही है। वो बिहार के लिए भी काम करेगी, वो राजस्थान की जनता के लिए भी काम करेगी, उत्तर प्रदेश की, तमिलनाडु की, केरला की, कर्नाटक की, हर जनता के लिए काम करेगी। पर दो सरकारें एक नागरिक समूह को क्या कर रही है बच्चों? टारगेट करके काम कर रही है, उनके लिए काम कर रही है, परंतु उनके कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासनिक का जो मुद्दा है, विषय है, वो दोनों अलग अलग है। यहां तक की बात बिल्कुल दिमाग में क्लियर। आगे बढ़ते हैं। संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही हो सकते हैं। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, मौलिक प्रावधान क्या होता है? मौलिक मतलब बेसिक, बिल्कुल फंडामेंटल, बेसिक चीज हो। जो बेसिक चीज है ना, जो संविधान की बेसिक चीज है, जो बुनियादी बात है, ठीक है, जो मतलब ये मान लो संविधान की आत्मा है, उसको क्या है, एक सरकार नहीं बदल सकती। और उसका सबसे बढ़िया उदाहरण ये जो ये व्यवस्था है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के क्या क्या काम है, ठीक है, ये दोनों कैसे काम करेंगे, कैसे काम नहीं करेंगे, ये भी क्या है, संविधान की एक बुनियादी बात है, ठीक है। ये भी क्या है, एक मौलिक प्रावधान है। तो जो भी संविधान का ऐसा मौलिक प्रावधान है, उसको क्या है, कोई एक सरकार नहीं बदल सकती। अकेले केंद्र सरकार भी नहीं बदल सकती, अकेले राज्य सरकार भी नहीं बदल सकती। इसमें दोनों सरकारें मिलकर ही इसको बदल सकती है। तो इसलिए क्या होता है, एक सरकार नहीं बदल सकती। अगर आज अकेले मोदी जी चाहे कि नहीं, जो राज्य की जो शक्तियां ना वो भी मैं ले लूं, केंद्र सरकार ले ले, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कर सकते। अगर ऐसा करना है तो राज्यों से आपको पूछ के वहां पे आपको कानून बनवा के फिर ही आप वहां लागू कर सकते हो। और ऐसा बिहार के नीतीश कुमार जी भी नहीं कर सकते कि मैं केंद्र की कुछ शक्तियां ले लूं, उस पर कानून बना लूं। नहीं, ये मूल प्रावधान है संविधान का, बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का, जिसको अकेली एक सरकार नहीं बदल सकती। दोनों तीनों जितनी भी सरकारें राज्य की है वो और केंद्र सरकार दोनों मिलकर ही बदल सकती है। मेरे बच्चों आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित है। देखो अब वित्तीय स्वायत्तता क्या होती है? वित्तीय का मतलब फाइनेंशियल चीज, ठीक है। तो जो हमारे पास क्या, देखो अब राज्य कोई काम है, आज बिहार है, अब बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने। जब चुनाव हो रहे थे उन्होंने क्या कहा, मैं बिहार में ये काम करवाऊंगा, मैं बिहार में वो काम करवाऊंगा, मैं बिहार में बड़ी बड़ी स्कूलें बनवाऊंगा, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल बनवाऊंगा। तो इनके लिए क्या है, पैसा तो चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए, पैसा चाहिए। मोदी जी चुनाव लड़े तो मोदी जी ने कहा साहब भाई मैं इतने एयरपोर्ट बनवाऊंगा, इतनी हॉस्पिटलें बनवा दूंगा, इतने बच्चों के लिए खेलने के लिए ग्राउंड बनवा दूंगा, बड़े बड़े एम्स हॉस्पिटल बनवा दूंगा, तो उसके लिए भी पैसा चाहिए। अब क्या होगा, अब पैसा किसका ले, किसको दे, राज्य सरकार को दे या केंद्र सरकार को दे? तो इसलिए क्या है, दोनों की जो वित्तीय स्वायत्तता है, जो उन दोनों को जो पैसा चाहिए वो भी क्या है, बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है। केंद्र सरकार कहां कहां से पैसा लेगी वो साफ है, और राज्य सरकारें कहां कहां किन किन चीजों पे पैसा लेगी वो भी साफ है। तो जो राज्य सरकार ने जो चीजें ली है, जो चीजों से पैसा लिया है उस पे वो उनसे राज्य का विकास करा है, और केंद्र सरकार ने जिन चीजों पे पैसा वसूला है वो उससे पूरे देश का विकास मेरे प्यारे बच्चों करा सकती है। तो निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व क्या होता है, कर। अभी हमने पढ़ा टैक्स, तो टैक्स के क्या अलग अलग सोर्स होते हैं, स्रोत होते हैं, मतलब अलग अलग सोर्स से लिया जाता है, ठीक है। जैसे भाई उदाहरण के तौर पे मान लो कि जैसे जो गैस का सिलेंडर आता है, उस गैस के सिलेंडर में भाई इतना पैसा है वो केंद्र सरकार के पास जाएगा और इतना पैसा है वो राज्य सरकार के पास जाएगा, ठीक है। इस चीज पे जो पैसा है, जो टैक्स जनता भरेगी वो राज्य सरकार रखेगी, और इन चीजों पे जो जनता टैक्स भरेगी वो केंद्र सरकार भरेगी। फिर जिसके पास चला गया वो अपने अपने हिसाब से विकास करा लो। मतलब इनको पैसा कहां से मिलेगा वो भी अच्छे से बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। देखो अब मैंने आपको क्या कहा था, अदालतों में सबसे मुख्यतः सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, ये दो ही क्या कर सकती है, संविधान की और विभिन्न स्तर की सरकार है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, इनके अधिकारों की व्याख्या कर सकती है कि भाई संविधान में क्या लिखा हुआ है उसको कौन बता सकता है, या तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट।
दोनों सरकारों के अधिकार है उसके बारे में कौन बता सकता है? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। तो ये क्या है? संविधान की व्याख्या और विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या भी कर सकते हैं और बता सकते हैं ये काम आप करो या काम आप मत करो। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारियों के विवाद बहुत महत्वपूर्ण बात है। विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक भूमिका निभाता है। अब मेरी बात मानो, मेरी बात सुनो बच्चों। जैसे मान लो, क्या मानो कि जैसे गुजरात और राजस्थान है, गुजरात और राजस्थान के बीच में किसी बात की लड़ाई हो गई, ठीक है। दोनों की जो सरकार है वो दोनों बात पे लड़ने लगी। अब इनकी लड़ाई सुलझाएगा कौन? कौन सुलझाएगा? तो इनकी लड़ाई सुलझाने के लिए कहां जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगा? इनकी लड़ाई को सुलझाएगा। हाँ बोलो भाई गुजरातियों क्या दिक्कत हो गई? बोले सब ऐसी ऐसी बात हो गई। फिर वो मारवाड़ी से पूछेंगे, मतलब राजस्थान की सरकार से पूछेंगे क्या बात हो गई। तो दोनों की बात सुन के सर्वोच्च न्यायालय क्या है? अपना फैसला देगा और वो फैसला क्या होगा? सबको मानना होगा। तो इसलिए अगर सरकारों के बीच में कभी विवाद हो जाता है, राज्यों की सरकारों में या केंद्र और राज्य की सरकार के बीच में कभी विवाद हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है, तो उसको कौन सुलझाएगा? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सॉल्व करेगा। बच्चों आगे बढ़ते देखिए, अब ये क्या था? हमारा संघीय व्यवस्था की कुछ विशेषताएं थी। अब देखो संघीय व्यवस्था के उद्देश्य क्या है भाई? इतना जो हमने बहुत बड़ा जो ये व्यवस्था बनाई, इतना सिस्टम बनाया, इतना जाल बिछाया, दो से अधिक सरकारें हो, संविधान भी उनके काम को बताया, उनको पैसा कहां से मिलेगा वो भी बताया, मतलब इतना दिमाग में घुसाया है शहर। तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? उसका एम क्या है? उसका उद्देश्य क्या है? आज आप पढ़ रहे हो तो आपका भी तो कुछ उद्देश्य है कि मुझे ये बनना है, मुझे ये बनना है। तो कोई भी काम हो रहा है तो उसका कुछ ना कुछ तो उद्देश्य रहा होगा सर। तो उसका उद्देश्य रहने के लिए सर देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना। देखो अब सबसे पहला उद्देश्य क्या है? देश की एकता, देश की एकता की सुरक्षा करना। भाई देश में सब एक होकर रहने चाहिए, ठीक है। किसी के मन में कोई भेदभाव की भावना नहीं आनी चाहिए, सब एक होकर रहे। अब ये एकता की सुरक्षा कैसे हुई? बेल्जियम ने क्या करा? एकता की सुरक्षा करी। भाई डच हो, फ्रेंच हो, जर्मन हो, सब अब मिलकर रहने चाहिए, देश की एकता बनी रहनी चाहिए, ठीक है। देश एक होकर रहना चाहिए। तो क्या है? एकता की सुरक्षा रहे। अब क्या होगा भाई? केंद्र सरकार अपना काम करेगी, राज्य सरकार अपना काम करेगी, तो दोनों की जो वहां की जनता है वहां के बीच में क्या एकता बनी रहेगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। उसे बढ़ावा देना और क्या करना? बढ़ावा देना। भाई एकता को बनाए भी रखना और ऐसे काम करना जिससे कि हमारी एकता क्या हो? और बढ़ती जाए और हमारी एकता मजबूत होती जाए। तो पहला उद्देश्य तो क्या है? देश की एकता को सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना। दूसरा, साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना। देखो अब क्षेत्रीय विविधताएं क्या होती है? विविधताओं का मतलब हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, वेराइटीज, आपके पास चॉइस होना किसी चीज की, ठीक है। तो हमारे पास क्या है? हर क्षेत्र में विविधता है। भाई आप राजस्थान में हो, यहाँ का जो सांस्कृतिक विविधता अलग है, कपड़े हैं, यहाँ की बोली चाली है वो अलग है। फिर आप थोड़ा सा महाराष्ट्र में जाओगे तो वहां के कपड़े, वहां की बोली चाली अलग है। फिर आप कर्नाटक में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में जाओगे तो वहां की बोली चाली अलग है, वहां के कपड़े अलग अलग है। तो वहां की क्या क्षेत्रीय विविधता है? सब हर जगह की, हर राज्य की अलग अलग है। उन क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान करना। भाई आज आप सुनो, आप देखो, आज मोदी जी प्रधानमंत्री, क्या कभी मोदी जी ने यह बोला कि भाई जो तमिल भाषा है वो खराब है, या जो महाराष्ट्र के लोग जो कपड़े पहनते हैं वो कपड़े खराब है, ठीक है, या जो आसाम के लोग जो खाना खाते हैं वो खराब है, या राजस्थान के लोगों को रहने का तरीका खराब है? नहीं, वो जहां की भी बात करेंगे वहां की विविधताओं की तारीफ ही करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जिस भी जगह की विविधता है, जो भी वहां की सांस्कृतिक विविधता है, उसका हमें क्या करना है? सम्मान करना है मेरे प्यारे बच्चों, हमें इज्जत करनी है। और ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? भारत का नक्शा है। और इसमें अलग अलग प्रकार के, कहीं पे किस प्रकार का नृत्य होता है, कहीं पर अलग अलग प्रकार का खाना मिलता है, ठीक है। तो ये सब क्या है? हमारी विविधता है। और हमें क्या है? सबको उन विविधताओं का सम्मान करते हुए, सबको एक होकर एकता में देश को बांधकर ही हमें आगे बढ़ना है बच्चों। तो ये तो क्या है? संघीय शासन व्यवस्था के उद्देश्य। पर अब देखो क्या होता है, एक तो बहुत बढ़िया बात, बेहतरीन कि उद्देश्य क्या है। अब एक हमें बिल्कुल सबसे बढ़िया, दुनिया की सबसे बढ़िया संघीय व्यवस्था बनानी, तो हमें क्या है? एक आदर्श संघीय व्यवस्था खड़ी करनी, ठीक है। हर इंसान का आदर्श होता है भाई, कोई किसी का आदर्श मानता है, कोई किसी को। तो मैं एक आदर्श संघीय व्यवस्था खड़ी करनी है। तो अगर आदर्श संघीय व्यवस्था खड़ी करनी हो तो क्या क्या होना चाहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सबसे पहले आपसी भरोसा। किसमें आपसी भरोसा? केंद्र सरकार में, राज्य सरकार में, और देश की जो सरकार है उनमें आपसी भरोसा रहे। ऐसा नहीं रहो मन में कि यार केंद्र सरकार मेरी सुनती नहीं, वो बोले राज्य सरकार हमारी सुनती नहीं। ऐसा दोनों में भरोसा हो, एक साथ रहने का भरोसा हो कि हम लोग क्या है? एक है। और केंद्र सरकार अगर हमें कुछ बोल रही तो हम माने, और अगर राज्य सरकार केंद्र सरकार को कुछ बोल रही है तो वो भी उनकी बात सुने, नकारे नहीं, जैसे कि श्रीलंका वालों ने नकार दी।
साथ रहने पर सहमति, कभी अलग मत जाओ, छोड़ के मत जाओ, हम साथ साथ हैं और साथ रहने पर हमेशा सहमति रहनी चाहिए, ठीक है। कभी अलग जाने की बात मत करना। तो अगर आदर्श संघीय व्यवस्था बनानी है तो केंद्र सरकार में और राज्य सरकारों में क्या होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए और जीवन भर साथ रहने की एक विश्वास रहना चाहिए कि हम सभी क्या है, हमेशा के लिए साथ रहेंगे। अब देखो, अब ये संघीय जो प्रकार है, जो संघीय शासन व्यवस्था हम लोग पढ़ रहे हैं, ये संघीय शासन व्यवस्था आती कैसे, ठीक है। अब ये जो संघीय शासन व्यवस्था आती है ना बच्चों, ये अपने हर देश का क्या होता है, कुछ इतिहास होता है। उस इतिहास के आधार पर क्या है, हम संघीय व्यवस्था को अपनाते हैं और संघीय व्यवस्था के कुछ दो प्रकार है, उनको समझते हैं। और वो किस आधार पर आए, अपने इतिहास के आधार पर कि उस देश की जो राजनीतिक इतिहास है वो कैसा रहा है और किस प्रकार से वो आए। तो अब जानते हैं कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार। पहला है साथ आकर संघ, कमिंग टुगेदर फेडरेशन। क्या है, साथ आकर संघ, मतलब तुम भी साथ आ जाओ, तुम भी आ जाओ भाई, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, सब आ जाओ और हम सब मिलकर क्या करें, एक ग्रुप बना लेते। क्या कर ले, एक ग्रुप बना लेते, संघ बना लेते। तो उसे क्या कहते हैं, साथ आकर संघ। सबको साथ ले लिया, अब संघ बनाओ, तो क्या है, एक ऐसा है। दूसरा, सबको साथ लेकर होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग मतलब पकड़ के रखना, मतलब सब मेरे पास पहले से है, बस उनको पकड़ के रखना है, ठीक है। ये सब जितने भी हमने ग्रुप बना रखा है, ये ग्रुप पहले से था, इनमें से किसी को जाने मत दो, इनको साथ रखो, ये बाहर नहीं जाने चाहिए। और ऊपर वाले में क्या था, हमने बुला बुला के आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ, और आके फिर हमने एक ग्रुप बनाया। और दूसरे वाले में क्या, पहले से ग्रुप बना हुआ है, बस उसको बाहर मत जाने देना, होल्ड कर रखना, पकड़ के रखना, दबा के रखना, चला गया तो काम बिगड़ जाएगा। अब इसको और डीप में पढ़ते हैं। सबसे पहले साथ आकर संघ या कमिंग टुगेदर फेडरेशन, इसका सबसे दो या अधिक स्वतंत्र राष्ट्र को लेकर एक बड़ी इकाई गठित करने का। देखो क्या होता है भाई, छोटे छोटे कोई देश हो या कोई छोटे छोटे राज्य हो, वो क्या करते हैं, एक साथ मिल जाते हैं और एक साथ मिलके क्या करते हैं, एक बड़ी संगठन बना लेते हैं, एक बड़ा क्या है, देश बना लेते हैं, ठीक है। ऐसा हो, इनमें दोनों स्वतंत्र राष्ट्र अपनी संप्रभुता को साथ करते हैं। देखो अब क्या है, संप्रभुता क्या है भाई, हमारी संस्कृति है, हमारी भाषा है, हमारा खाना पीना है, हमारे जो विचार है, उन सबका क्या हो, सम्मान हो, हम सबको साथ रखा जाए। तो दोनों राष्ट्र, ऐसा बात नहीं सिर्फ दो ही राष्ट्र मिलेंगे, बहुत से राष्ट्र मिलकर, बहुत से छोटे छोटी जो इकाया है, बहुत से छोटे छोटे राष्ट्र मिलकर एक बड़ा राष्ट्र बना लेते हैं। इसका सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो अमेरिका है। आगे वैसे चर्चा करते हैं मैं अमेरिका पर फिर भी आपको बता देता हूँ। अमेरिका का क्या नाम है पूरा, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने राज्य हैं, कितने हैं, 50 राज्य। जैसे हमारे भारत में 28 राज्य है ना, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश ऐसे करके 28 राज्य है ना, वहां पे 50 राज्य है। ये 50 राज्य क्या है, अलग अलग थे पहले, फिर सब आ गए, क्या करा, हमने बुला लिया, भाई तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा, और सबने आके क्या कर लिया, एक ग्रुप बना लिया, एक यूनियन बना ली, संघ बना लिया। तो क्या होता है, जब अब मैंने उस इंसान को बुलाया, वो मेरे पास आया, मैंने बोला हाँ भाई मेरे से जुड़ जा, उसने बोला देख भाई मेरी ये बातें हैं जो तुझे माननी पड़ेगी, बोले ठीक है मैं मान लूंगा। तो इन्होंने क्या करा है, ग्रुपों को, छोटे छोटे राष्ट्रों को बुला के एक बड़ा ग्रुप बनाया, और जब वो छोटे राष्ट्र जुड़ रहे थे तो उन्होंने क्या करी, अपनी कुछ मांगे रखी, भाई हमारी भाषा में कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, ठीक है, हमारी सोच, हमारी विचारधारा में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ऐसी बातें। तो ये क्या है, संप्रभुता क्या होती है कि जो अपनी संस्कृति है उसको बचाए रखने के लिए दोनों राष्ट्र काम करते हैं, पर जुड़े हुए एक तरीके से रहते हैं, अपनी अलग अलग पहचान को भी बनाए रखते हैं, ठीक है। भाई कल को मैं तुमसे मिल जाऊं, मेरी पहचान खत्म नहीं होनी चाहिए, हाँ, कल को सब मुझे तुम्हारे नाम से जाने, ये नहीं, मुझे मेरे नाम से भी जानने चाहिए, तो मेरी पहचान खत्म नहीं होनी चाहिए, मिल तो जाऊंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अपनी सुरक्षा तथा खुशहाली बढ़ाने का रास्ता अख्तियार करते हैं। अब देखो क्या होता है भाई, आज है ना, आज आप लोगों ने सब तो कहानी सुनी होगी कि भाई अगर एक लकड़ी होती है उसको तोड़ना आसान होता है, अगर 5 लकड़ियां एक साथ मिल जाए तो उसे तोड़ना मुश्किल होता है। तो क्या होता है, छोटे छोटे राष्ट्रों पर कोई भी हमला कर देगा, कोई भी मार देगा, तो इसलिए क्या छोटे छोटे राष्ट्र मिलकर एक बड़ा राष्ट्र बना लेते हैं, बड़ा संघ बना लेते हैं। तो उससे क्या होता है, उनकी खुशहाली भी बढ़ती है और उनकी सुरक्षा भी बढ़ती है, सुरक्षा बढ़ जाती है। अब क्या यार, इतने लोग हैं, इनको मत मारो, ये तो हमें ही मार देंगे, इतने लोगों को मत मारो। अब जब सुरक्षा कोई अटैक नहीं करेगा, कोई आक्रमण नहीं करेगा, तो क्या होगा, देश में खुशहाली रहेगी, मजे रहेंगे। उदाहरण, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। सबसे बढ़िया उदाहरण कोई सा है तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, जो क्या है कि अलग अलग राज्यों को बुला के एक बड़ा संघ उन्होंने बनाया है, इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं। अब आता है सबको साथ लेकर, क्या है, सबको साथ लेकर संघ जो बन रहा है। देखो अब बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना, फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा कर देना। देखो अब क्या बात है मेरे प्यारे बच्चों, अब क्या है, सबको साथ लेकर, मतलब अब सब पहले से हैं,
ये सब मेरे साथ पहले से हैं, बस इनको पकड़ के रखना है, इनको जाने मत दो, इनको बाहर मत जाने दो, इन सबको क्या है पकड़ के रखो। तो क्या होता है, बड़े देश, इसका सबसे बड़ा उदाहरण कोई है तो वो हमारा प्यारा सा भारत है। इसकी आगे हम चर्चा करें। जो बड़े देश होते हैं जैसे भारत है, अब भारत क्या है, भारत ऐसे नहीं है तुम भी आ जाओ तुम भी आ जाओ हम मिलके बड़ा राष्ट्र बने। भारत पहले से ही बड़ा राष्ट्र है। इसमें अब क्या हुआ, बड़ा राष्ट्र है, अब क्या है हमारे बड़े राष्ट्र में बहुत सारी विविधता है। आंतरिक विविधता मतलब इंटरनल, हमारे देश के अंदर ही क्या है बहुत सी विविधता है। भाई तमिलनाडु में आप जाओगे तमिल भाषा बोलेंगे, केरला में आ जाओगे कोई दूसरी भाषा, महाराष्ट्र में मराठी बोल देंगे, राजस्थान में मारवाड़ी, बिहार में भोजपुरी, ऐसे करके क्या है बहुत सी भाषाएं बोली जाती है। आप खाने का देखो, आप दक्षिण में जाओगे अलग प्रकार का खाना है, अलग प्रकार का पहनावा है, मतलब क्या है हमारे पास विविधताएं बहुत है, आंतरिक विविधता। अब क्या हो, इन आंतरिक विविधताओं के कारण क्या करा हमने, क्या करा कुछ राज्यों का गठन कर दिया। ठीक है भाई, अब महाराष्ट्र में क्या है मराठी जो लोग बोलते हो, अब मराठी का क्या है एक संस्कृति, मराठी सब एक जैसे कपड़े पहनेंगे, मराठी सब एक जैसा खाना खाते हैं। तो महाराष्ट्र में क्या मुख्य रूप से कौन रहता है, मराठी रहते हैं। ठीक है, बिहार में मुख्य रूप से कौन रहता है, भोजपुरी रहते हैं। तो इस प्रकार से क्या कर दिया हमने, राज्यों का गठन कर दिया। और फिर क्या करा, जब राज्यों का गठन हो गया तो हमने राज्य और राष्ट्रीय सरकारें बना दी और उन दोनों के बीच में सत्ता का बंटवारा कर दिया। मतलब हम पहले से एक थे, हमने एक होने के बाद क्या करा है, राज्य बनाए। राज्य क्यों बनाया है कि एक तो विविधताएं हमारे बनी रहे। ठीक है, महाराष्ट्र मराठी के लोग हैं, उनका सम्मान बचा रहे, उनकी सोच उनकी संस्कृति बची रहे, पहली बात। और दूसरी बात क्या है बच्चों, प्रशासनिक कुशलता रहे। ठीक है, मतलब क्या होगा, एक पूरे देश को चलाना मुश्किल होता है, अब एक छोटे छोटे अगर आप राज्य बना दोगे तो उससे क्या है देश को चलाना आसान हो जाता है। ठीक है, अब महाराष्ट्र की सरकार क्या है, महाराष्ट्र के लिए तो विशेष रूप से काम करेगी, और देश की सरकार है वो महाराष्ट्र के लिए भी काम करेगी। तो मतलब क्या है, दो रूप से उनपे एक सरकार पे काम होना शुरू हो जाता है, एक जगह एक क्षेत्र पे काम होना शुरू हो जाता है। राज्यों की तुलना में केंद्र सरकार ज्यादा ताकतवर होती है। यहां पर क्या है कि सबको साथ लेकर वाले में केंद्र सरकार ज्यादा ताकतवर होती है। अब मैंने ये बात आपको पिछले वीडियो में बताई थी, जैसे के मुंशी ने कहा था कि भाई हमने केंद्र सरकार को ज्यादा ताकतवर इसलिए बनाया है क्योंकि सबसे अच्छा वक्त भारत का वही था जब केंद्र मजबूत था, और सबसे बुरा वक्त वो था जब राज्य मजबूत बन गए। तो केंद्र सरकार क्या है, ज्यादा ताकतवर होती है। केंद्र सरकार के पास कुछ ज्यादा ताकत होगी और ज्यादा काम करने के लिए कानून की व्यवस्था भी होगी। इस व्यवस्था में विभिन्न राज्यों को समान अधिकार दिए जाते हैं, पर विशेष स्थिति में किसी किसी प्रांत को विशेष अधिकार भी दिए जाते हैं। देखो वैसे तो क्या है कि वे सबको बराबर अधिकार देंगे, सारे राज्यों को बराबर अधिकार देंगे, पर मान लो मेरे प्यारे बच्चों कोई कमजोर है, कोई राज्य पिछड़ा हुआ है, किसी राज्य का विकास नहीं हुआ, तो क्या करते हैं संविधान ने उनको विशेष अधिकार दे दिए। विशेष अधिकार के रूप में, वैसे तो हम इसको अगले वीडियो में और भी अच्छे से देखते हैं, पर विशेष अधिकार के रूप में क्या है, जैसे मान लो कि भाई किसी राज्य को, अगर किसी राज्य को क्या पड़ा कि अगर केंद्र सरकार से उधार लेने की जरूरत पड़ी विकास कराने के लिए, तो क्या होता है जिस राज्य को विशेष छूट है वहां पे क्या करेगी सरकार 90 और 10, मतलब ये कहेगी हम तुम्हें जितना भी दे रहे ना उसका 90% तो तुम ले जाना, पर 10% आगे हमें लौटा देना। और बाकी जिनको विशेष राज्य का दर्जा नहीं है उनको ये भी कह सकती है कि भाई पूरा का पूरा लौटा देना, या ये भी कह सकती है कि आधा लौटा देना आधा कम। तो मतलब क्या है, उन्हें विशेष छूट है, उन्हें किसी प्रकार की विशेष छूट भी दी जाती है, यह हम आगे जानेंगे। उदाहरण भारत, बेल्जियम और स्पेन। ठीक है, ये क्या है उदाहरण, जैसे हम आगे चर्चा करेंगे। भारत में कुछ राज्य ऐसे हैं जिनको क्या करा गया है, विशेष छूट दी गई है, विशेष प्रावधान उनके लिए संविधान ने करे हैं, और वो प्रावधान क्या होते हैं वो भी हम लोग आगे जानेंगे। तो आज हमने क्या जाना बच्चों, आज हम लोगों ने यही जाना कि संघवाद की या संघीय शासन व्यवस्था की क्या है विशेषताएं, क्या होती है, कि किन किन विशेषताओं पर वो काम करती है। ठीक है, और किस प्रकार से काम करती है वो हम लोगों ने देखा, और संघीय शासन के प्रकार कौन से होते हैं, आदर्श व्यवस्था कैसे बन सकती है, इस प्रकार से हम लोगों ने आगे जाना। अब आगे के वीडियो में हम भारत में संघीय व्यवस्था को पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि भारत में किस प्रकार से संघीय व्यवस्था हुई है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और आज के वीडियो में अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट करके पूछें, और अगर अच्छा लगा हो तो भी कमेंट करके हमारा उत्साहवर्धन करें, और आपके अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।